everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your polity teacher. And आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्टेट पीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या पावर्स होती है, किस तरीके से ये अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें स्टेट पीएससी से रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, ये सारी ही बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई ये जो स्टेट पीएससी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं और अगर वो मेंबर्स होते हैं तो यूजुअली उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, किस तरीके से स्टेट पीएससी का फॉर्मेशन होता है, ये बातें हम देखेंगे। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टेट पीएससी। हमारे भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो कि 28 हमें देखने को मिलती हैं, उन सभी के पास अपने खुद के सेपरेट स्टेट पीएससी होते हैं। अब ये जो स्टेट पीएससी होता है ना, इनके चेयरमैन होते हैं एंड जो मेंबर्स होते हैं उन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं। बेसिकली हमारे जो स्टेट पीएससी के चेयरमैन रहेंगे और अदर मेंबर्स रहेंगे हमारे यहाँ स्टेट पीएससी के, उन सभी का जो अपॉइंटमेंट होगा वो यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा कराया जाएगा। मेंबर्स आर ग्रांटेड इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं इन्हें इंडिपेंडेंस दी जाती है कि भाई हाँ, आप अपने तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आप जब कार्य करेंगे, आप जो भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे उसमें आपको रोक टोक देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो टेन्योर होगा वो फिक्स होगा कि आप मान लीजिए सपोज़ करते हैं कि 4 साल का टेन्योर है, 6 साल का टेन्योर है, तो उसके पहले आपको आपकी पोस्ट से कोई नहीं हटा सकता अनटिल एंड अनलेस आपने कोई गलत काम किया हो, आपने किसी गलत तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म किया हो, उसके पहले उसके बिना आपको कोई भी आपकी पोस्ट से नहीं हटा सकता है। देन अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करूं कि भाई चलिए स्टेट पीएससी का फॉर्मेशन तो हमने कर लिया, चेयरमैन आ चुके हैं, मेंबर्स आ चुके हैं, इनका अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर साहब कर चुके हैं, लेकिन इनके फंक्शंस क्या हैं भाई, क्या कार्य करने वाले हैं ये लोग। तो रिक्रूटमेंट, दे कंडक्ट एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज़ फॉर अपॉइंटमेंट इन स्टेट सर्विसेज। स्टेट के रिगार्डिंग में जो हमें गवर्नमेंट सर्विसेज देखने को मिलती हैं, मेजर पोस्ट देखने को मिलती हैं, डिप्टी कलेक्टर हुआ और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो सीनियर पोस्ट होती हैं बेसिकली, उनके लिए ये लोग एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराते हैं। स्टेट पीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनका जो पैटर्न होता है, जो प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का और सिलेक्शन का, वो सेम टू सेम यूपीएससी की तरह होता है। बस हमें लेवल में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि यूपीएससी सेंट्रल लेवल की बात की जाती है, यूपीएससी में सेंट्रल लेवल की जॉब देते हैं, सेंट्रल की जॉब मिलते हैं आपको। लेकिन जब आप स्टेट पीएससी की बात करते हैं तो स्टेट पीएससी में आपके जो एग्जामिनेशंस होंगे वो भी स्टेट के लेवल पे कंडक्ट किए जाएंगे। जो एग्जामिनेशन का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो भी स्टेट के लेवल का होगा। उसके बाद जब आप अगर एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी या फिर आपको जो भी जॉब दी जाएगी, जो भी आपकी गवर्नमेंट सर्विस होगी, वो स्टेट के लेवल पे होने वाली है, स्टेट सर्विस के लिए होने वाली है। मान लीजिए अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है क्योंकि वो एक यूनियन का एग्जामिनेशन था, सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन था। पर वहीं अगर आप एक स्टेट पीएससी के कैंडिडेट हैं और आपका एग्जामिनेशन क्लियर होता है, आपकी जॉब लग जाती है, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो उस कंडीशन में आपका जो भी ट्रांसफ़र होगा या फिर आपको बोलना चाहिए जो पोस्टिंग दी जाएगी जिस जगह पे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट के अंडर रहने वाली है। स्टेट के बाहर की पोस्टिंग आपको स्टेट पीएससी में नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंस होता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी का। बेसिकली स्टेट पीएससी सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के बाउंड्री के अंदर रह के कार्य करती है और स्टेट की ही जो पोस्ट होती हैं, स्टेट सर्विसेज जो होती हैं, उसमें आपको जॉब्स यानी कि नौकरी प्रदान करने का ये काम करते हैं। फिर इसके बाद इनका एडवाइजरी रोल हमें देखने को मिल रहा है। दे रिकमेंड रिक्रूटमेंट मेथड टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो हमारे स्टेट पीएससी के मेंबर्स होंगे, चेयरमैन सर होंगे, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, सलाह मशवरा देंगे कि भाई इस तरीके से आप जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो हमारे बोलना चाहिए स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स, सॉरी नॉट मेंबर्स, जो लोग स्टेट पीएससी क्लियर करके यहाँ पे आने वाले हैं, एग्जामिनेशंस कंप्लीट करके जॉब के लिए, सर्विसेज के लिए, उनका जो रिक्रूटमेंट है, मतलब उनका जो पूरा प्रोसीजर होने वाला है कि हाँ, यहाँ पे पहले ओथ एंड अफर्मेशन होगा, फिर उनकी पोस्टिंग की जाएगी, सैलरीज अलाउंसेस की सारी चीज़ें जो होती हैं, उसके रिगार्डिंग हमारे स्टेट पीएससी जो होता है स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं, सलाह मशवरा देते हैं।
फिर इसके बाद दे एडवाइस ऑन प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। अब ये जो होते हैं ना, हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो स्टेट सर्विसेज में काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, उनके प्रमोशंस, ट्रांसफ़र्स को लेके भी सलाह मशवरा देते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये सारी ही बातें जो हम यहाँ कर रहे हैं एडवाइजरी रोल के बारे में, ये कहीं ना कहीं तो सुनी हुई लग रही होंगी। जी हाँ, यही सारे फंक्शंस हमें यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, वहीं जो हमारी स्टेट पीएससी है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी को साथ में कनेक्ट करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे तो दोनों के जो प्रोविजंस हैं ना, आपको काफ़ी आसान लगेंगे और दोनों ही एक बार में आपको लर्न भी हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में दोनों को मिला के दोनों की एक कंपैरिजन क्लास यहाँ पे पेश करूँ आप सभी के लिए, जिसमें कि हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी को कंपेयर करके पढ़ते हुए चलें, ताकि दोनों का ही रिवीजन आप आसानी से कर सकें। देन इसके बाद इट हैंडल्स सर्विसेज मैटर्स रिलेटेड टू द पेंशन, कंपनसेशन एंड मोर। अब यहाँ पे सर्विस मैटर्स होते हैं जो कि पेंशन को लेके होते हैं, कंपनसेशन को लेके होते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना टर्म टेन्योर कंप्लीट कर लेता है, रिटायरमेंट की एज आ जाती है, उसके बाद पेंशन मिलती है उन्हें लाइफ लॉन्ग, ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होंगी कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट जॉब वाला जो इंसान होता है, वो अपना टेन्योर कंप्लीट करके रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ता है, उन्हें रिटायरमेंट मिल जाता है, उसके बाद उन्हें पेंशन प्रोवाइड की जाती है रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ पे ये सारे भी जो मैटर्स होंगे ना कि भाई कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, किस तरीके का कंपनसेशन देना है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, किसी भी पॉसिबल रीज़न की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनकी फैमिली को भी कंपनसेशन दिया जाता है कि भाई आपके फैमिली मेम्बर जो थे हमारी स्टेट को सर्व करते हुए, हमारे राज्य की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम आपको कुछ अमाउंट का कंपनसेशन देने वाले हैं, मुआवजा जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो पेंशन हुआ, मुआवजा देने की बात हुई, इन सारे ही मैटर्स को कौन संभालेगा? स्टेट पीएससी हैंडल करने वाला है। देन इसके बाद दे आर इंडिपेंडेंट एंड अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। कैसे? यहाँ पे जो काम करने वाले मेंबर्स होते हैं ना स्टेट पीएससी के, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एंड यहाँ पे हमें ट्रस्टवर्दी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। मेंबर्स कैन ओनली बी रिमूव्ड इन स्पेसिफिक कंडीशन। जो मेंबर्स होते हैं ना, इन्हें किसी भी तरह से ऐसे फालतू में नहीं निकाला जा सकता कि भाई हमें आप अच्छे नहीं लग रहे, हमने आपको निकाल दिया, आपका जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा इसलिए हमने निकाल दिया। जी नहीं, यहाँ पे कुछ बहुत ही ठोस कारण होने चाहिए, बहुत ठोस रीज़न होने चाहिए, उसके बिना यहाँ पे स्टेट पीएससी के मेंबर्स को नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि सबसे पहला मिसकंडक्ट और प्रूवन इनकैपेसिटी। देखिए यहाँ पे आप जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपके जो फंक्शंस हैं, आपके जो काम करने की चीज़ें हैं, उन्हें आप सही तरीके से फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम आपको निकाल सकते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि भाई आपको जिस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, आप उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट को होल्ड कर सकें और इस पोस्ट के साथ आने वाली जो जिम्मेदारियाँ हैं उनका बोझ उठा सकें, तो उस कंडीशन में भी हम आपको निकाल सकते हैं। They submits an annual report to the governor who present it to the state legislature for review। अब जो हमारा स्टेट पीएससी होते हैं ना, साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट को इस तरीके से समझिए कि साल में एक बार ये स्टेट पीएससी जो है हमारे गवर्नर को रिपोर्ट देने वाली है कि हाँ साल भर हमारे कार्यकाल कुछ इस तरीके से रहे, हमने इस तरीके से एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया, इतने कैंडिडेट्स को हमने सिलेक्ट किया, इस तरीके का एग्जामिनेशन हमारा माहौल था। ये सारी ही बातों की जो रिपोर्ट्स होती है, अपने कामों के, अपने फंक्शंस की जो रिपोर्ट होती है, स्टेट पीएससी गवर्नर को प्रोवाइड करती है साल में एक बार। देन गवर्नर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं कि भाई ये रिपोर्ट आई है स्टेट पीएससी की। इस जो स्टेट लेजिस्लेचर के लोग हैं वो क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को गो थ्रू करेंगे और देख के बताएंगे कि भाई हाँ स्टेट पीएससी ने अपना कार्य सही तरीके से किया है या नहीं, स्टेट पीएससी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो फेयर था कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई या नहीं, या फिर जो एग्जामिनेशन का लेवल था वो अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया या नहीं, बहुत आसान पेपर तो नहीं आ गए, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर तो नहीं आ गए। इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं कि भाई साल भर स्टेट पीएससी ने अपना जो कार्य इन्हें दिए जाते हैं उन्हें सही तरीके से परफॉर्म किया या नहीं, इन बातों को रिव्यू किया जाता है इनकी रिपोर्ट के द्वारा।
अब इस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने कौन पेश करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब गवर्नर के पास वो रिपोर्ट कैसे पहुंचेगी? गवर्नर के पास वो रिपोर्ट जाने वाली है स्टेट पीएससी के द्वारा। स्टेट पीएससी खुद एनुअल रिपोर्ट जो है गवर्नर के हाथों में सौंपती है कि सर ये लीजिए, ये हमने साल भर ये एक्टिविटीज़ की, आप इन्हें गो थ्रू कीजिए। अब गवर्नर जो है खुद उस चीज़ को गो थ्रू नहीं करते, बल्कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को ये जिम्मेदारी देते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप स्टेट पीएससी की इस पूरी रिपोर्ट को गो थ्रू कीजिए और मुझे बताइए कि भाई इन्होंने सही तरीके से कार्य किए या फिर नहीं। की पॉइंट्स की बात करना चाहूँगी। स्टेट पीएससी प्लेज a critical role in decentralized governance, ensuring states have well qualified personnel to implement policies। बेसिकली यहाँ पे decentralized governance देखी जाती है। स्टेट पीएससी जो होता है ना, एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के रोल्स को अलग अलग रख के स्टेट में रहने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो कि स्टेट को रन करते हैं, स्टेट की गवर्नेंस को रन करते हैं, उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश करती है। स्टेट पीएससी बेहतर से बेहतर लोगों का सिलेक्शन करती है, क्वालिफाइड लोगों का सिलेक्शन करती है, ताकि हमारे राज्य में, सिर्फ हमारे नहीं, भारत देश के हर राज्य में जो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है वो बेहतर तरीके से हो पाए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो सही तरीके से इस राज्य को प्रगति की ओर ले जाने के लिए कार्य करें। इसके लिए स्टेट पीएससी का जो फॉर्मेशन है हमारी इंडियन पॉलिटी में या फिर हमारे पूरे संवैधानिक कार्यों में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। It reflects the federal structure of Indian political system working parallel to the UPSC at the central level। अब यहाँ पे हमें फेडरलिज्म की भी थोड़ी सी झलक देखने को मिल जाती है। कैसे? फेडरलिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब हम पावर्स को दो अलग अलग एंटिटीज़, दो अलग अलग बॉडीज़ के बीच में बांटने वाले हैं। तो यहाँ पे भी तो वही देखने को मिला। सेंट्रल लेवल पे कौन काम कर रहा है? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड स्टेट लेवल पे कौन काम कर रहा है? स्टेट पीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे फेडरलिज्म का भी एक झलक, एक एग्जांपल हमें देखने को मिला कि हाँ भाई, यहाँ पे भी इंडिया में फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किया गया है। यूनियन लेवल पे हमने यूपीएससी का फॉर्मेशन किया, तो यूनियन लेवल पे अब कौन रिक्रूटमेंट करेगा? यूपीएससी। तो यहाँ पे स्टेट्स जो हैं उन्हें बुरा ना लगे, वो पीछे ना रह जाए, इसके लिए स्टेट के लिए हमने एक अलग से पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्मेशन किया, जो कि कौन है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं इनके सिग्निफिकेंस की बात करना चाहूँगी। दे प्रमोट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट के कार्य होते हैं, इनकी फंक्शनिंग होती है, इसमें हमें एक तरीके की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है स्टेट पीएससी के द्वारा, क्योंकि स्टेट पीएससी के जो कार्य होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके के माने जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का अनफेयर काम देखने को नहीं मिलेगा, किसी तरीके का करप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है, बिल्कुल क्लियर होता है कि हाँ, हम इस तरीके से रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर के फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको स्टेट पीएससी में बिना एग्जामिनेशन के ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको कोई अच्छी सी गवर्नमेंट ऑफिस दे दी जाएगी। जी नहीं, आप कोई भी हो, आपको स्टेट पीएससी के जो बेसिक रूल्स हैं, जो एग्जामिनेशन के रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के कैपेबल हैं। इट स्ट्रेंथन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और जो गवर्नेंस है उसे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रेंथन बनाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में कि भाई कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, बेसिकली ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पे हमारे स्टेट पीएससी यानी कि एसपीएससी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं मेजरली रफ आइडिया में बात करूं तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक हमें पूरे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो कि स्टेट पीएससी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा स्टेट पीएससी है ना, इट इंश्योर्स मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो एक रिक्रूटमेंट होगा, जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो काफ़ी फेयर रहने वाला है, मेरिट के बेसिस पे होगा। जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, जिन लोगों के जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, लोगों ने मेरिट में आके अपना नाम रोशन किया है, सिर्फ उन लोगों का ही यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा कि इसके
ये जो नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है, इनसे ऊपर वाले लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे, इनके नीचे वाले लोगों को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से फॉलो किया जाएगा स्टेट पीएससी में रिक्रूटमेंट के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सिविल सर्वेंट्स होंगे, जो स्टेट पीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करके आगे बढ़े हुए लोग होंगे, जिन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, जॉब मिल चुकी है, गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुके हैं, उनके साथ भी फेयर ट्रीटमेंट होगा, उनके साथ भी किसी भी तरीके का गलत बर्ताव हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी ही बातें इंश्योर की जाती हैं इन सभी आर्टिकल्स के अंदर। तो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 क्या बोलता है, चलिए समझते हैं। तो आर्टिकल 315 बोलता है, इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एट बोथ यूनियन एंड स्टेट लेवल। आर्टिकल 315 बोलता है कि दोनों यूनियन और स्टेट लेवल पे हमें पब्लिक सर्विस कमीशंस का फॉर्मेशन करना है। मतलब यूनियन लेवल पे अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, जिसे आप यूपीएससी के नाम से जानेंगे। स्टेट लेवल पे अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, जिसे आप स्टेट पीएससी के नाम से जानेंगे। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन एसपीएससी और 2 और मोर स्टेट्स कैन अग्री टू शेयर अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, यहाँ पे कहा गया आपसे कि हर स्टेट के पास अपना खुद का सेपरेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जो कि उस स्टेट के रिगार्डिंग काम करने वाला है, उस स्टेट की टेरिटरी के लिए वर्क करने वाला है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि यदि चाहें तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट, 2 या 2 से अधिक स्टेट अग्री कर सकते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि 2 या 2 से अधिक स्टेट के रिगार्डिंग में काम करेगी। यदि आप जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के कैंडिडेट बनते हैं कि भाई हमें जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन क्लियर करना है, मान लीजिए, और आपने एग्जामिनेशन क्लियर भी कर लिया क्योंकि ऑफकोर्स आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो पोस्टिंग होगी, मान लीजिए 3 स्टेट्स हैं, उन्होंने जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की है। कौन कौन से हैं वो 3 स्टेट्स? मान लीजिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अग्री किया है इस बात से कि हम चाहते हैं कि हम एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्मेशन जो है वो करें। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्मेशन हो जाएगा तीनों ही स्टेट के लिए। अब जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगी उसके लिए कैंडिडेट महाराष्ट्र से भी आ सकते हैं, मध्य प्रदेश से भी आ सकते हैं और छत्तीसगढ़ से भी आ सकते हैं। और जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया, एग्जामिनेशन प्रोसेस हो गया, जॉब मिल गई, तो उनका अब यहाँ पे जो बोलना चाहिए पोस्टिंग होगी वो या तो मध्य प्रदेश में भी हो सकती है, महाराष्ट्र में भी हो सकती है और छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तीनों के ही एरिया को, तीनों की ही टेरिटरी को कवर किया जाएगा जॉइंट पीएससी के द्वारा। बेसिकली स्टेट पीएससी किसी सिंगल स्टेट के लिए, जॉइंट पीएससी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यहाँ पे लागू की जाती है। उम्मीद करती हूँ जॉइंट पीएससी का ये जो पूरा कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे आर्टिकल 316 की। So, it deals with the appointment and term of office for chairman and member of SPSC। यहाँ पे बोला गया है कि एक आर्टिकल हम आपको दे रहे हैं, आर्टिकल 316, इसके द्वारा आप करेंगे स्टेट पीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स का अपॉइंटमेंट। पहले तो क्या हुआ, स्टेट पीएससी का फॉर्मेशन हुआ आर्टिकल 315 के द्वारा। अब जब हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन कर ही दिया है तो यहाँ पे इसके मेंबर्स और चेयरमैन को भी तो रखना पड़ेगा ना। बिना मेंबर्स और चेयरमैन की कोई बॉडी किस तरीके से वर्क करेगी? तो आर्टिकल 316 हमसे कहता है कि भाई अब आप क्या करेंगे, जो हमारा स्टेट पीएससी है उसके मेंबर्स और उसके चेयरमैन का भी अपॉइंटमेंट करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया कि जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा होगा, तो ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। अब जब अपॉइंटमेंट हो चुका है तो भाई इनका टाइम कितना होगा कि भाई एक बार आपने अपॉइंटमेंट कर दिया तो कितने सालों तक ये कार्यरत होंगे, कितने सालों तक ये उस पोस्ट को होल्ड करके काम जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ 2 क्राइटेरियाज बताए गए हैं। पहला, या तो 6 साल, या तो आप 6 ईयर्स के लिए एक स्टेट पीएससी के मेंबर रहेंगे, और या तो फिर 6 ईयर के अलावा एक और क्राइटेरिया दिया गया कि यदि आप 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो उसके बाद आपको आपकी पोस्ट जो है वो खाली करनी पड़ेगी। या तो आप 6 ईयर्स का टर्म कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आपकी जो एज है उसे देखा जाएगा। मान लीजिए कि अभी मैं अपॉइंट हुई हूँ रिसेंटली स्टेट पीएससी के मेंबर के तौर पर, और अभी मैंने सिर्फ 1 या 1.5 साल का जो टेन्योर है 6 में से उसे कंप्लीट किया, लेकिन अब जो मेरी उम्र है, जो मेरी एज है वो 65 ईयर्स हो चुकी है। तो हालांकि 65 ईयर्स नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए ओनली, डोंट टेक इट सीरियसली। सो
6 ईयर्स का जो टेन्योर है मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, सिर्फ 1 या 1.5 साल के बाद ही मेरी जो उम्र है, जो मेरी एज है वो 65 ईयर्स हो चुकी है। तो उस कंडीशन में मुझे अपने ऑफिस को वैकेंट करना पड़ेगा, अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा, अपनी जो पोस्ट है उससे रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और जो प्रोविज़न था वो दिया गया था कि या तो 6 ईयर्स या तो 65 ईयर्स। उम्मीद करती हूँ ये दोनों ही बातें आपको समझ में आई होंगी। आर्टिकल 317 के बारे में डिस्कस करते हैं। इट डिस्कसेस द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस सच एज मिसबिहेवियर, इनकेपेसिटी और कन्विक्शन। आर्टिकल 317 बोलता है कि भाई अगर ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति महोदय स्टेट पीएससी के मेंबर्स को या तो निकाल सकते हैं या तो उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, क्या ऐसी बातें होंगी जिनके बेसिस पे राष्ट्रपति इन मेंबर्स को निकालेंगे या फिर सस्पेंड करेंगे? मिसबिहेवियर, भाई उनका जो बिहेवियर है, जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। इनकैपेसिटी मतलब वो अपनी पोस्ट को होल्ड करने के कैपेबल नहीं है, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना ज्ञान, इतना नॉलेज नहीं है कि वो इतने ज़्यादा जो बोलना चाहिए क्रूशियल वर्क्स हैं, इतने जो सीरियस काम हैं उन्हें परफॉर्म कर सकें। और कन्विक्शन यानी कि वो किसी तरीके का भी उन पे आरोप लगा है कि किसी भी तरीके के उन्होंने क्राइम किए हैं, किसी क्राइम को कमिट किया है, या फिर वो कमीशन तो नहीं बोलना चाहिए, किसी भी तरीके की ब्लैक मनी को अर्न करने की कोशिश करते हैं, करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरीके की किसी भी बात यदि उनके सब बारे में सामने निकल कर आती है तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उन मेंबर्स को या तो सस्पेंड कर दें या तो अपनी पोस्ट से हमेशा के लिए निकाल दें। देन आर्टिकल 318 हमसे बोलता है कि इट एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग नंबर ऑफ मेंबर्स एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड द स्टाफ ऑफ स्टेट पीएससी। आर्टिकल 318 बोलता है कि भाई अब इनका जो भी काम होगा ना, कि कितने मेंबर्स रहने वाले हैं स्टेट पीएससी में और इनकी क्या कंडीशन ऑफ सर्विस होगी, मतलब कितने घंटे उन्हें काम करना पड़ेगा, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, और उनके जो स्टाफ मेंबर्स होंगे, इन सारी ही बातों को लेकर जो डिसीजन है वो कौन लेने वाला है? स्टेट लेजिस्लेचर लेने वाला है। बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर इस बात को डिसाइड करेगा कि किसी भी स्टेट की स्टेट पीएससी में कितने मेंबर्स होंगे, और उसके अलावा उन मेंबर्स की कंडीशंस क्या होंगी वर्किंग की, वो किस तरीके से कार्य करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। ये सारी ही बातों को कौन ध्यान देने वाला है? स्टेट पीएससी यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर इन सारी ही बातों पे ध्यान देने वाला है। फिर इसके बाद आर्टिकल 319 की मैं बात करना चाहूँगी। आर्टिकल 319 बोलता है that it prohibits members of the state PSC from taking future employment in the government after their term to ensure impartiality। अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई भविष्य में आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट पोस्ट, गवर्नमेंट जॉब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं लेंगे, ताकि यहाँ पे जो इम्पार्शलिटी है, जो बोलना चाहिए किसी भी तरीके के भेदभाव की हम बात करते हैं कि हम सभी को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं, मत यहाँ पे लोगों के बीच में ऊंचा बड़ा या छोटा नहीं कर रहे हैं, मतभेद नहीं कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं, बेसिकली भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि भाई ऐसा नहीं हो कि भविष्य में आप अभी स्टेट पीएससी के मेंबर हैं, देन आगे चल के आपने स्टेट पीएससी में ही कोई जॉब को गेन कर लिया, आप डिप्टी कलेक्टर बन गए या इस तरीके की कोई भी गवर्नमेंट जॉब को आपने होल्ड कर लिया। जी नहीं, यदि आप एक बार स्टेट पीएससी के मेंबर हैं तो भविष्य में आप गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद नहीं रख सकते, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एज अ कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकते हैं। यह आर्टिकल 319 हमसे बोलता है। आर्टिकल 320 हमसे बोलता है दैट इट डिफाइंस द ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट पीएससी। अब आर्टिकल 320 हमें बताएगा कि भाई जो हमारा स्टेट पीएससी है उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, इंक्लूडिंग कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर स्टेट सर्विसेज। सबसे पहला काम तो इनका यही है कि स्टेट सर्विस के लिए आपको एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। Then, advising the governor on recruitment, promotion and disciplinary actions and service rule। अब यहाँ पे हम गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि किस तरीके के रिक्रूटमेंट होना चाहिए, किस मेंबर का प्रमोशन होना चाहिए, किस गवर्नमेंट ऑफिसर को डिसिप्लिन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, या फिर डिसिप्लिन बेहतर करने के लिए आप कौन कौन से एक्शंस ले सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे हमारे
जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं स्टेट पीएससी से सिलेक्ट हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो सही तरीके से कार्य करें, उनके अंदर का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे। और स्टेट सर्विसेज के जो रूल्स होते हैं कि भाई आपकी सैलरी अलाउंसेस इतने होंगे, इतने टाइम आपको वर्क करना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया होगा वर्क का, ये चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी, ये सारी ही बातें जो हैं गवर्नर डिसाइड करेंगे। किसकी एडवाइस पे? स्टेट पीएससी की एडवाइस पे। देन आर्टिकल 321 बोलता है दैट आई अलाउ द स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ स्टेट पीएससी टू एरियाज आउटसाइड इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ पे बोला जाता है कि हम जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है ना, स्टेट पीएससी के फंक्शंस को एक्सीड कर सकता है, बढ़ा सकता है उनके ज्यूरिसडिक्शन के भी बाहर। मान लीजिए स्टेट पीएससी जो है उनके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस यहाँ पे डिसाइड किए गए कि भाई आपको इतना इतना काम करना है, इतना इतना वर्क परफॉर्म करना है, लेकिन अगर जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है वो चाहे तो हमारी स्टेट पीएससी के जो काम होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उन्हें यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। देन आर्टिकल 322 बोलता है इट इंश्योर्स द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट पीएससी आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट गारंटिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे एक आर्टिकल 322 हमसे कहता है कि भाई हम इस चीज़ को इंश्योर करने वाले हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना, वेट आई एम नॉट विजिबल प्रॉपरली और वॉट, या मच बेटर। सो यहाँ पे बोला गया है कि बेसिकली कि जो हमारा स्टेट पीएससी में एग्जामिनेशंस को लेके, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके, इंटरव्यूज़ को लेके जितने भी एक्सपेंस होने वाले हैं, खर्चे होने वाले हैं, वो सारे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लिए जाएंगे। यहाँ पे स्टेट पीएससी के मेंबर्स अपना खुद का कोई भी पैसा इस प्रोसेस में यूज़ नहीं करेंगे, ताकि यहाँ पे जो इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि भाई हम यहाँ पे अपने पैसों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास स्टेट कंसोलिडेटेड फंड जो है वहाँ से पैसा आता है सारी ही चीज़ों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल हमसे बोलता है कि इट रिक्वायर्स द स्टेट पीएससी टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नर हु प्रेजेंट इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिव्यू। अब हमने पहले ही बात कर चुके हैं इस क्लास में कि साल में एक बार स्टेट पीएससी गवर्नर को एक एनुअल रिपोर्ट देता है। देन जो गवर्नर होते हैं हमारे, उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई आप देख के बताइए कि जो हमारा स्टेट पीएससी है इन्होंने साल भर किस तरीके से कार्य किया, किस तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म किया। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई रियली होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी और ये जो आर्टिकल्स है लास्ट क्या सारे ही जो आर्टिकल्स हमने आज डिस्कस किए आपको सब बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको देना चाहूँगी क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके स्टेट के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पीएससी है, उसके चेयरमैन कौन है। आपके यहाँ की जो स्टेट पीएससी है, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ के हैं तो सीजी पीएससी, या फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आप जिस भी स्टेट से, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपके स्टेट के जो स्टेट पीएससी है उनके चेयरमैन कौन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टेट पीएससी से रिगार्डिंग जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, स्टेट पीएससी के फंक्शंस थे, वो मैं आपको काफ़ी आसान शब्दों में समझा पाई। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू enjoy watching the videos, because I love teaching Indian polity and I really hope that you guys are also enjoying watching it by me. So if you like the video, please like the video. Do tell me in the comment section about the question I have asked you to right now, and don't forget to subscribe to our channel. Till then, stay healthy and stay happy. Thanks for watching.